वो लड़की को चूम लेता है। मिया पहले तो चौंक जाती है, फिर तुरंत उसे गले लगा लेती है। जैसे ही एरिक उसे उठाता है तभी बिल्ली कूद कर आ जाती है। आदमी फिर से पुष्टि करता है, तो मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था, क्या तुम भूल गई हो? अगर हमने वो चीज़ नहीं की होती तो? राजा, एरिक उसके बेचैन हाथ पकड़कर शांत करता है। ऐसा नहीं होगा, राजा ने पिछली बार हमें छोड़ दिया था, वो हमें फिर उसी अपराध में दोषी नहीं ठहराएगा। लड़की हक्का बक्का रह जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना उसके पिछले फैसले को गलत मानने जैसा होगा। वो लड़की जो सालों से महल में अकेली कैद रही, इंसानों की जटिल प्रकृति नहीं समझती, लेकिन एरिक की बात समझ जाती है। तभी तो वो हाल में इतना शांत दिखाई दे रहा था, जबकि वो अकेली इस बात पर परेशान हो रही थी। अब तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? रुको, वो राजा को समझती है। भले ही ये बात अब दबाव के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके, लेकिन वो आदमी जल्द ही किसी और वजह से मारा जाएगा, इसलिए उसके मरने से पहले उसे ये काम करना ही होगा। आखिर अगर उसकी फिर शादी हुई तो शायद अगला पति एरिक जैसा अच्छा व्यवहार ना करे। बेहतर होगा कि वो इस रिश्ते को स्थिर कर ले और फिर शांति से सैल्या पैलेस लौट जाए। एरिक फिर से लड़की से उलझन में पड़ जाता है। मेरी लेडी, क्या आप बता सकती हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्या हर बात के पीछे कोई वजह होना जरूरी है? उस आदमी को देखते हुए जो उससे छूने से बचने के लिए बहाने ढूंढता है, मियाँ को अजीब तरह से गुस्सा आता है, इतना कि वो अपना धैर्य खोकर बिना सोचे समझे बोलने लगती है। सच बता दो, तुम्हें बस मेरा शरीर पसंद नहीं है? क्या ये वो चीज़ नहीं है जो तुम आंखें बंद करके कर सकते हो? क्या सच में तुम्हें कोई इच्छा नहीं होती जब तुम मुझे ऐसे देखते हो? उसने साफ साफ तय किया था कि वो उसके सामने मुस्कान बनाए रखेगी, लेकिन ये बेकार की भावनाएं बार बार क्यों सतह पर आ रही हैं? एरिक की आवाज़ ऊपर से आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। उसकी आवाज़ धीमी है, जिसमें हल्का संयम झलकता है। तुम कहती हो मुझे तुम्हारा शरीर पसंद नहीं है? जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, लड़की की जिद्दी आवाज़ फिर गूंजती है। शायद मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊं। आखिर मेरे शरीर पर इतने सारे निशान हैं और हमारी पिछली यात्राओं से हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं। उसने पहले ही दूसरों से एरिक की प्रतिष्ठा सुन रखी थी। वो लोगों की नज़रों में विजयी नायक है और औरतों की नज़रों में बेहद आकर्षक आदमी। खूबसूरत लोग तो जाहिर है रूप रंग की परवाह करते हैं। तभी एक अचानक फैला हुआ हाथ उसकी बेकार की सोच को रोक देता है। मेरे शरीर पर भी बहुत सारे निशान हैं। तभी मियाँ देखती है कि एरिक के निशान उसके शरीर से कहीं गहरे हैं। ये किसने किया? ये वाला कमांडर सिटाटाई ने छोड़ा था और ये कई साल पहले एक कुल्हाड़ी से हुआ था। कपड़ों के अंदर ये ज्यादातर नजर नहीं आते, लेकिन पास से देखने पर मियाँ का उसका शरीर और भी ज्यादा ताकतवर और थोड़ा डरावना लगता है। कैसा है? वो मियाँ की ही बातों की नकल करता है। क्या मैडम भी मुझसे असंतुष्ट हैं? मियाँ नजरें फेर लेती है और हकलाते हुए कहती है कि वो संतुष्ट है। झूठ, तुम अभी आंखें चुरा रही थी, लेकिन भले ही ये झूठ है, अब मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अगले दिन टोही शूरवीर मेलिया की हरकतों की पूरी रिपोर्ट देता है। उस समय उसने कुछ अपनी जेब में डाल लिया था, लेकिन बहुत छोटा होने के कारण साफ नहीं दिखा कि वो क्या था। उसके बाद एक गाड़ी गिरवी की दुकान पर आई। एक बूढ़ी औरत दुकान में उतरी। जैसे ही हम आगे जांच करने वाले थे, अचानक किसी ने उसे रोक दिया। बताया गया कि ये उस ब्रोच की वजह से था जिसे वो बेच रही थी। एहतियातन हम उसका पीछा करने लगे। ये उस बूढ़ी औरत का पता है। जैसे ही एरिक पता देखता है, उसके मन में लंबे समय से उठ रहे शक आपस में जुड़ने लगते हैं। महल की नौकरानियां और क्रिसन परिवार, ये बूढ़ी औरत और उसके पिता और प्रेमिका का रिश्ता। आधिकारिक काम खत्म करने के बाद एरिक लौटता है और देखता है कि ग्रो मियाँ को पढ़कर सुना रहा है। लड़की का चेहरा जैसे ही उसे देखता है लाल पड़ जाता है और वो मुंह फेर लेती है। आज सुबह जब ग्रो ने देखा कि युवा स्वामी ने फिर से अपनी पत्नी को तंग किया है, तो वो एरिक की आंखों में देख भी नहीं पा रहा। लड़की के शरीर पर जो निशान हल्के पड़ गए थे, वे फिर से एक रात में उभर आए। लेकिन उस समय मेलिया काफ़ी खुश थी। लगता है तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है। क्या युवा स्वामी आज राजकुमारी के साथ बाहर जाएंगे? ग्रो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो राजकुमारी नहीं बल्कि युवा मालकिन हैं, और ये तो केवल युवा स्वामी ही जान सकते हैं कि वे बाहर जाएंगे या नहीं। बार बार समझाने के बावजूद मेलिया जानबूझकर मियाँ को राजकुमारी ही कहती है। नौकरानी उसे खुलकर परख रही है। वो सोच रही थी कि अब ये लोग कोई चाल चलने वाले हैं। ऐसे में हमें चारा निगलने का नाटक करना होगा। एरिक ने ग्रो को एक छोटा तलवार फेंक कर कहा कि आज कालिन तुम्हें इसे पहनना सिखाएगा। फिर उसने कहा कि हमेशा की तरह रास्ते में उतर जाना और समय देखकर हमसे मिल जाना। लेकिन आज
कुछ अलग था। एरिक ने खुद अपने हाथों से मिया को सुरक्षात्मक कपड़े पहनाए। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारे ये पहन लेने से मुझे और सुकून मिलेगा। कल रात की घटना के बाद मिया उसकी ओर सीधा देखने से भी डर रही थी। उसने सोचा कि अगर इस कपड़े में चाकू घुस भी गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर डरते हुए पूछ बैठी कि क्या ये कोड़े और कुल्हाड़ी को भी रोक लेगा। एरिक ने कहा कि कोड़े का तो हालात पर निर्भर है, कुछ चाकुओं से बचा सकता है, लेकिन कुल्हाड़ी बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मिया थोड़ी निराश हुई। एरिक ने खुद ही पट्टियां कस दी और पूछा कि कपड़ा भारी तो नहीं लग रहा। मिया ने कहा ठीक है और ऊपर से अपना लबादा डाल लिया। उसकी नज़र मेज पर रखे तोहफे पर पड़ी जो गले में पहनकर पीछे से रिबन से बांधा जाता था। वो नौकरानियों का दिया हुआ था और मिया इसे हाल में कई बार पहन चुकी थी। शायद अब उसे सजने संवरने का शौक लगने लगा था। मिया लाल चेहरा लिए चुपचाप खड़ी थी और एरिक का दिल भी तेज धड़कने लगा। उसने शर्माते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं रिबन अच्छे से बांध पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि अच्छा दिखे। उसने ये भी कहा कि उम्मीद है इन कपड़ों की जरूरत ही न पड़े। जैसा एरिक ने सोचा था, वे लोग लंबे समय तक गाड़ी में बैठे रहे और कुछ नहीं हुआ। मिया को लगा आज का दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। तभी अचानक ग्रो सामने आई। उसका हाथ घायल था और चेहरा गुस्से से भरा। उसने कहा, कप्तान, क्या मुझे खतरे का भत्ता मिलेगा? एरिक ने देखा कि वो चोटिल है और पूछा, लेकिन ग्रो ने गुस्से में कहा कि असली चोट तो मेरे दिल को लगी है और इसका कारण है कालिन अमांस। कालिन और उसका भाई बाले अपना पूरा नाम सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका उपनाम सिटाई डची की गालियों से मिलता जुलता है। ग्रो जानती थी और उसने गुस्से में कहानी सुनाना शुरू किया। जैसा हमेशा करती थी, वो पहले जड़ी बूटियां देखने गई, फिर कुछ बिस्किट खरीदे और बाकी वक्त किताबों की दुकान पर बिताने का सोचा। लेकिन अचानक चोरों से सामना हो गया। उसके पर्स छीन लिए गए और पीछा करते करते वो अनजाने में एक सुनसान गली में पहुंच गई। तभी पता चला कि चोरों के साथी भी थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि सब कुपोषित थे, कई तो दांतों से भी खाली और उनकी गंध सीवर जैसी थी। मिया ने डरते हुए कहा कि बदबू मत बताओ। फिर ग्रो ने कहा कि उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अगवा करने की योजना बनाई थी। वे मेरे सिर पर बोरा डालने वाले थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल नहीं पाया और पलटकर लड़ाई कर दी। अगर मैं चुपचाप उनके साथ जाती तो शायद इनके पीछे का मास्टरमाइंड और अड्डा मिल जाता, पर गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। एरिक ने कहा कि कोई बात नहीं, मौके पर ही जांच करना बेहतर है। ग्रो बोली कि मुझे वैसे भी पता है कि कहाँ चोट पहुंचानी है जिससे सामने वाला तड़प उठे, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि हर बार जब मैं उनसे भिड़ रही थी तो कोई और सामने से वार नहीं कर रहा था। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि कालिन खुद उन अपराधियों को पकड़ पकड़ कर मेरी ओर फेंक रहा था। उस वक्त मेरी हालत सोचो, मैं लड़ रही थी और वो गिनती कर रहा था, 18 नहीं 17। पहले तो मुझे लगा कि दुश्मनों की गिनती बता रहा है, लेकिन फिर समझ आया कि वो मेरी ताकत की तुलना अपने भाई से कर रहा है और मजाक में मेरी लड़ाई पर लाइव कमेंट्री दे रहा था। एरिक ने कहा कि भले ही बुरा लगा हो, पर उसने तुम्हारी तारीफ की थी। फिर पूछा कि आगे क्या हुआ। ग्रो ने कहा कि सबको पकड़ने के बाद उसने मुझसे पूछा कि जब तुम इन्हें मारपीट से काबू कर सकती हो तो तलवार का इस्तेमाल कब करोगी। मैंने कहा पूछताछ में करूंगी। फिर मैंने 2 जिंदा बचे लोगों के हाथ पैर की नसें काट दी। एरिक डर गया कि मिया ये सुनकर डर जाएगी, लेकिन उल्टा मिया ने अपना चेहरा ढक लिया और खुशी से मुस्कुराने लगी। ये सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन एरिक ने कुछ नहीं कहा और ग्रो को बोलने दिया। ग्रो ने बताया कि पूछताछ में सबने कबूल किया कि वे सिर्फ चोरों के गिरोह के लोग थे। असली मालिक का नाम उन्हें नहीं पता। किसी ने उन्हें पैसे दिए थे कि मुझे अगवा करके अपमानित किया जाए और जब मैं गर्भवती हो जाऊं तो मुझे सीमा के अर्ल की हवेली भेज दिया जाए। एरिक को अंदाजा हो गया कि ये काम किसका है। उसने कहा कि तुमने बहुत मेहनत की है। ग्रो बोली, हाँ, पर अब तो बताओ खतरे का भत्ता मिलेगा या नहीं। एरिक ने सोचा था कि ग्रो को चारा बनाना है, पर अब दुश्मन की चाल बहुत खतरनाक लग रही थी। ये सिर्फ पैसे से हल नहीं हो सकता। ग्रो हंसकर बोली कि मैंने तो अभी अपना बदला ले लिया है और मुझे कोई अफसोस नहीं है। एरिक ने कहा कि तुम अपने गृहनगर में लोहार की दुकान खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही हो ना। ग्रो ने कहा, हाँ, मेरे पिता के प्रतिद्वंदी के पास है और वो उनसे बहुत नाराज रहता है। एरिक ने कहा कि मैं अपनी संपत्ति से तुम्हारी मदद करूंगा और वो दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन कागजी काम में कुछ हफ्ते लगेंगे। अगले महीने तक दस्तावेज तुम्हें मिल जाएंगे। ग्रो इस मुआवजे से संतुष्ट हो गई। उसने कहा कि मैं अभी अस्त व्यस्त हालत में हूँ, इसलिए कालिन के साथ लौट जाऊंगी। तुम दोनों से कल मिलती हूँ। ग्रो के जाते ही एरिक का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि दुश्मन असल में उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और उसे घोटाले में फंसाना चाहते थे। मिया धीरे
धीरे से कहती है, बड़ा आदमी और नुकीला चेहरा कह रहे थे कि ग्रा तुम्हारी मालकिन थी। एरिक का सिर दर्द करने लगता है। उसने उस बात को किनारे रखते हुए पूछा कि मैडम, अब आप ठीक है ना? मियाँ कंधे उचकाकर इशारा करती है कि जब वो बहुत छोटी थी और पहली बार खून देखा था तो वो इतनी डर गई थी कि कई रातों तक उसे बुरे सपने आते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी आदी हो गई। जब राजा लोगों को मारता था तो वो उसके बगल में हंसती थी, क्योंकि अगर वो हंसती नहीं तो वो तलवार उसकी तरफ भी घूम सकती थी। वो लाशों के ढेर में भी सो सकती थी। वो तब बहुत छोटी थी और उसे कुछ खास करना भी नहीं पड़ता था। लोग खुद ही मान लेते थे कि वो पागल हो गई है। लेकिन 2 साल पहले से दासियों को शक होने लगा कि शायद वो फिर से सामान्य हो रही है, क्योंकि लगभग हर कोई जिसे मारा जा सकता था वो मर चुका था। अब उसे रोज लाशों के बीच नहीं रहना पड़ता था, इसलिए उसे अजीब हरकतें करनी पड़ती थीं। उसकी वे पागल हरकतें देखकर जिन लोगों को शक होता था वे चुप हो जाते थे। एरा कल्पना भी नहीं कर सकती कि मिशा ने वास्तव में क्या-क्या सहा होगा। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।